तुमने अम्मा को बता दिया कि आज हम बाहर खाना खाकर आएंगे? पार्थ ने संयुक्ता से संदेहास्पद तरीके से पूछा। पार्थ की प्रश्नपूर्ण निगाहें होठों पर विचित्र मंद मुस्कान के साथ गर्दन हिलाकर इस प्रश्न का पूछना इस बात की ओर इशारा था जैसे उसे संयुक्ता की ओर से आने वाले उत्तर का पहले से अनुमान हो। कि तभी संयुक्ता ने उत्तर दिया, अजी अम्मा को क्या बताना, क्या हम पति पत्नी बाहर खाना खाने भी नहीं जा सकते? दोस्तों, अम्मा कोई और नहीं बल्कि पार्थ की माँ थी। अपने बेटे पार्थ को यथार्थ दर्शन करवाने वाली अम्मा की नजरें समय के साथ आज कुछ धुंधली सी हो गई थीं। उम्र के इस पड़ाव का अनुभव अम्मा को अब मिल रहा था। अम्मा का वास्तविक नाम सरता था। अम्मा के पति केशव बाबू का देहावसान हुए अभी कोई 2 वर्ष ही व्यतीत हुआ था। पार्थ उनकी इकलौती संतान थी। पार्थ के लालन पालन में केशव बाबू और सत्ता ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेहनत मजदूरी करने वाले केशव बाबू की आय से 2 वक्त की रोटी पकाना भी आसान न होता था और उस पर पार्थ भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसकी शिक्षा का खर्चा कैसे और कहां से वहन होगा, ये चिंता मन ही मन केशव बाबू और सरता को खाई जाती थी। अतः सरता भी अपनी दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर लोगों के घरेलू काम काज करने लगी, जिससे प्राप्त चंद रुपयों से पार्थ के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाने लगी। पार्थ जो हट करता, केशव बाबू और सरता देरी से ही सही लेकिन उसकी जिद पूरी अवश्य करते थे। उसकी जिद और बेहतर भविष्य के आगे उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी को कभी भी आने नहीं दिया। केशव बाबू, जिनको पार्थ बाबूजी बुलाता था, उनके सामने तक पार्थ का विवाह नहीं हुआ था, किंतु पार्थ की नौकरी अवश्य लग गई थी। नौकरी छोटी मोटी अवश्य थी, किंतु घर की गुजर बसर चल रही थी कि बाबूजी का देहांत हो गया। अब अम्मा के जीने का सहारा पार्थ ही था। बुढ़ापे की दहलीज पर अम्मा के बढ़ते कदम के अनुभवों को उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, और सोचती भी कैसे। जिस इकलौती संतान को पालने में अम्मा बाबूजी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, उससे भला साथ देने जैसी छोटी सी उम्मीद करना भला कौन सा गुनाह था। पार्थ की तरक्की बाबूजी के देहांत के 6 महीनों के भीतर हो चुकी थी और अगले 6 महीनों में पार्थ ने नौकरी बदल दी थी, जिससे उसका पद और वेतन दोनों में खासा इजाफा हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात संयुक्ता से हुई थी। संयुक्ता से पहली नज़र में ही पार्थ को उससे आकर्षण हो रहा था। होता भी क्यों न, मृग जैसे नयन, गुलाबी अधर, लालिमा युक्त कपोल और घुंघरारे बाल उसकी सुंदरता का स्वतः बखान कर रहे थे। साथ ही उसके पाश्चात्य संस्कृति वाले वस्त्र साधारण जीवन शैली वाले पार्थ को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन मृग नैनी वाली उस चंचला को भी पार्थ की ओर मानो कोई आकर्षण सा हो रहा था। समय बीत रहा था कि आकर्षण प्रेम में परिवर्तित होने लगा था, किंतु चिंता का विषय यह था कि संयुक्ता और पार्थ दोनों की जाति अलग अलग थी। उन्हें संदेह यह था कि अम्मा शादी के लिए तैयार होंगी भी अथवा नहीं, लेकिन अम्मा ने पार्थ की खुशी के लिए रिश्ते को हाँ कर दी। शादी को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि पार्थ उस चंचला संयुक्ता के प्रेम पास में इस तरह डूब गया था कि उसे अब जैसे अम्मा की कोई चिंता ही नहीं थी। पार्थ से प्रतिपल भोजन का पूछने वाली अम्मा ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं, ये भी पूछने का अब जैसे पार्थ को समय न था। महीनों गुजर जाते थे, पर शायद ही कभी अम्मा का हालचाल लेने चंद पल भी पार्थ ने उनके पास गुजारा हो, और गुजारता भी कैसे। आखिर आधा सा दिन उसकी नौकरी में निकल जाता था और शेष समय में पार्थ को अकेला देख संयुक्ता अपने किसी न किसी काम में लगा देती। संयुक्ता को बिल्कुल पसंद नहीं था कि पार्थ अम्मा के पास थोड़ी देर भी समय व्यतीत करे, इसलिए कोई न कोई बहाना निकाल कर वो पार्थ को किसी न किसी काम में लगा देती थी। सो आज वो दोनों बाहर खाना खाने गए हुए थे। घर में अम्मा बिल्कुल अकेली थी कि एकाएक उन्हें जोरों की भूख लगी।
अम्मा पाक गृह की तरफ इस झूठी उम्मीद से चल दी कि संयोगिता ने कुछ बनाया होगा। रसोई में जाकर देखने पर जो हाथ में था वह थी, एक तो थी घोर निराशा और दूसरा भूख। उनके विचारों की तीव्र गति भूख की इस धधकती अग्नि को और तीव्र कर रही थी। जिस औलाद की परवरिश में अपने सपनों का गला घोंटा था अम्मा ने, आज उसी औलाद ने अम्मा को मौत के करीब ला दिया था। लेकिन वक्त क्या न दिखा दे, ये सोचकर कर्म फल मानकर उन्होंने मन को एक झूठा दिलासा देकर उस परिस्थिति को स्वीकारते हुए पानी पीकर अपनी भूख को तृप्त करने की निरर्थक चेष्टा की। आज अम्मा को वो दिन स्मरण हो रही थी जब बाबूजी मेहनत मजदूरी करके ही सही अम्मा को कभी भूखा नहीं रहने देते थे, और वो बेटा जिसके लिए उन्होंने उनका आज अब एक याद बना दिया था, वह समर्थ होकर भी कितना दीन दरिद्र सा जान पड़ रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं था जब संयोगिता और पार्थ ने ऐसा किया हो। अतः आज अम्मा ने सोच लिया कि वो अपने मर्म, अपनी वेदना को शब्दों में उकेरेंगी, और इसी के साथ उन्होंने मन के विचारों को लिखना शुरू किया। समय के साथ कमजोर होती नेत्र ज्योति और कांपते हाथों ने जितना साथ दिया, अम्मा ने उतना लिखा। एक रोज पार्थ को अपने कार्यालय की ओर से 1 सप्ताह की विदेश यात्रा करने का मौका मिला। शर्त यह थी कि कार्यालय कोई भी 2 व्यक्तियों का खर्च वहन करेगा, उससे अधिक के लिए पार्थ को अपनी आय से वहन करना था। अतः उसके मन में एक विचार आ रहा था कि अम्मा के लिए क्या करें। घर पहुंचकर उसने ये पूरा वाकया संयोगिता के साथ साझा किया। संयोगिता पार्थ के उस निर्णय से नाखुश थी जिसमें वो अम्मा को भी अपने खर्च पर ले जाने के पक्ष में था, क्योंकि उस यात्रा में एक व्यक्ति के लिए होने वाला खर्च पार्थ के लगभग 2 माह का वेतन ताना था। बजते बर्तनों की खनक काफी दूर तक स्पष्ट होती है, अतः अम्मा को भी पता चल गया था कि एकाएक पार्थ ने अम्मा के कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी। पुत्र के आगमन ने उन पथराई आंखों को नम कर दिया था। पार्थ अम्मा से बोला, अम्मा, मुझे मेरे कार्यालय की ओर से 1 सप्ताह की विदेश यात्रा का पुरस्कार मिला है। अम्मा ने दोनों हाथ थोड़ा उठाकर पार्थ को आशीर्वाद का संकेत दिया। पार्थ आगे बोला, क्या अम्मा आप हमारे साथ चलोगी? संयोगिता और पार्थ के उस विवाद में ध्वनि का तारतम्य इतना अधिक था कि शायद 3-4 घर दूर तक वाक्य स्पष्ट सुना जा सकता था। ऐसे में अम्मा तो उसी घर के कक्ष में रहती थी। ऐसे में उन्होंने पार्थ को उत्तर दिया, लल्ला, मेरी उम्र तुझे घूमने फिरने वाली लगती है क्या? तू बहू के साथ हुआ, जैसा आप कहो, बोलकर पार्थ उस कक्ष से चला गया। घूमने के जोश में दोनों अम्मा के प्रति अपनी जिम्मेदारियां सिरे से भूल गए। विदेश यात्रा से अच्छे लम्हों और यादों को सहेज जब दोनों वापस आए और उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया, तो अंदर की खामोशी ने उन्हें अंदर आने की अस्वीकृति दी। पार्थ अम्मा अम्मा कहता रहा, लेकिन अम्मा लल्ला आई कहने की मनोदशा में नहीं जान पड़ रही थी। अचानक से पार्थ के मन में बुरे विचारों की जैसे बाढ़ आ गई और उसने यथासंभव बल से उस दरवाजे को तोड़ दिया और घर में प्रवेश लिया। अम्मा वहां अचेत थी। अम्मा को चिकित्सक के पास ले जाने पर पता चला कि अम्मा की मृत्यु 2 दिन पहले ही हो गई थी। आंतें मारे भूख के सिकुड़ गई थीं और गहन चिंतन से उनके मस्तिष्क में न्यूरॉन तबाह हुए थे और आघात हुआ था, जो मौत का कारण बना था। अम्मा अब जा चुकी थी। पार्थ अपने कुकर्मों का परिणाम देख खुद को बेबस महसूस कर रहा था। भला मौत पर किसका बस, वाक्य ने सबका ध्यान द्वार पर आए एक आगंतुक शोकाकुल की ओर गया। काला कोट पहना, हाथ में फाइल दबाया, आखिर ये शख्स कोई वकील सा जान पड़ रहा था। किसी के कुछ पूछने से पहले ही उस आगंतुक ने बताया कि वह एक अधिवक्ता है और उसकी अम्मा की वसीयत लेकर आया है। सब स्तब्ध थे कि आखिर एक कंगाल वसीयत किस आधार पर करके गया होगा। पार्थ ने अधिवक्ता साहब को अंदर लेकर अम्मा की वसीयत पढ़ने का अनुरोध किया। अधिवक्ता ने पढ़ना शुरू किया।
मैं सरता देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री केशव बाबू, निवासी पान वाली गली, आगरा, अपने पूरे होश व हवास में बिना किसी मादक पदार्थ या द्रव्य का सेवन करे वसीयत क्रमानुसार लिख रही हूँ। यह घर केशव बाबू और आवेदिका की मेहनत का प्रतिफल है और इसका स्वामित्व आवेदिका के पास ही है। अतः इस घर को आवेदिका अनाथ बुजुर्गों की छत हेतु सरकार को देती है। जहाँ सरकार किसी भी समाज सेवी संस्था के माध्यम से ऐसे बुजुर्गों को शरण दे सकती है जिनकी नाकारा औलादें उनको बोझ समझती हैं। पहला निर्देश सुनते ही पार्थ ये समझ गया कि उसके पाप उसका पीछा कई जन्मों तक नहीं छोड़ने वाले। वकील ने आगे पढ़ा। आवेदिका के कक्ष में एक बक्से में कुछ स्वर्ण और रजत के आभूषण हैं जो केशव बाबू की मां से आवेदिका को प्राप्त हुए थे। उसे बेचकर प्राप्त धन को एक खाते में रखा जाए जिसका स्वामित्व भी सरकार को इस परिक्षेप्य में दिया जाए कि जब तक जितने दिन संभव हो उस पैसों से उन्हीं अनाथ बुजुर्गों की भूख की तृप्ति की जाए। संयोगिता अभी भी भाव शून्य थी, लेकिन पार्थ गले तक एक अजीब से दर्द से भर चुका था। उसका हृदय भी स्पंदन सहजता से नहीं कर पा रहा था। वकील ने आगे पढ़ा। आवेदिका के मृत शरीर से उपयोग में आने वाले अंगों को अनुसंधान या पुनरुपयोग हेतु निकाल लिए जाएं, उसकी चिता को अग्नि उसके पुत्र या पुत्र वधू द्वारा न दी जाए। संयोगिता यह सुनकर स्तब्ध हुई कि अम्मा ने पार्थ को अलग कैसे कर दिया अपनी वसीयत से, कि वकील ने आखिरी क्रम को भी पढ़ दिया। आवेदिका की पुत्र वधू संयोगिता और पुत्र के लिए आवेदिका की एक कॉपी जो उसके कक्ष में मेज पर रखी हुई है, उसमें आवेदिका का जीवन दर्शन है। वक्त मिलने पर पढ़ लेना। उपरोक्त समस्त क्रमानुसार वर्णित वसीयत को मेरी मृत्यु वाले दिन अस्तित्व में लाने के लिए आवेदिका अधिवक्ता श्री परमेश्वर सिंह जी को नियुक्त करती है। साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि इस वसीयत के लिए आए खर्च को उन्होंने अपनी और केशव बाबू की संयुक्त जमा पूंजी से वहन किया है। आखिरी निर्देश को सुनकर सब अभी इसी सोच में थे कि कॉपी का क्या रहस्य है कि अचानक बताए स्थान से उस कॉपी को लाकर पार्थ ने पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, अम्मा का आशीर्वाद। हालांकि तुम इस आशीर्वाद के मोहताज नहीं हो, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि कैसे तुम्हारे लालन पालन में तुम्हारे अम्मा बाबूजी ने वो दिन भी गुजर बसर किए हैं जिनके न करने से तुम्हारा आज जैसा न होता। शादी करने का यह मतलब हरगिज नहीं होता कि बच्चा अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाए, और तुमसे तो केवल प्रेम अपेक्षित था। संयोगिता, तुम कहीं भी गलत नहीं हो। जिस बेटे को 27-28 वर्ष हमने अपने प्यार से पाला, अपनी मेहनत की कमाई से आज इस काबिल बनाया, जब वही हमारा नहीं रहा तो तुम तो कुछ वर्षों से हमसे जुड़ी थी। ये भी हमारे ही संस्कार थे कि कम से कम पार्थ अपनी पत्नी के लिए तो संवेदना रखता है। चाहे उसका अपनी अम्मा के प्रति प्रेम अब मर चुका है, बस तुम्हें अपना एक जीवन दर्शन देकर यही विराम कर रही हूँ कि तुम दोनों कभी अपने बच्चे को जन्म देने का न सोचना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू का जब यौवन ढल जाए, जब उसके चेहरे की लालिमा फीकी हो जाए, इस आकर्षक शरीर का गर्द चूर हो जाए, आंखों की ज्योति मंद पड़ जाए और हाथ पैरों में जान कम रह जाए, तो उम्र के पार्श्व प्रभाव में उसकी वही औलाद उसके लिए भाव शून्य होकर उसे एकांत में छोड़कर चली जाए। औलाद से दर्द भी औलाद वालों को मिलते हैं, बे औलाद कम से कम इस दर्द के अनुभव से तो वंचित रहते हैं। तुम्हारी अम्मा। संयोगिता उस दर्द का अब जीवंत अनुभव कर पा रही थी। पार्थ और संयोगिता दोनों की आंखों से अश्रुधारा अविरत प्रवाह हो रही थी। अन्य सभी श्रोतागण की भी आंखें नम थीं। अम्मा का दर्द जो उनके दिल पर बोझ था, वह उसे सबके साथ साझा करके परम ब्रह्म में विलीन हो गई थी।